नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रोशन सा स्टडी पॉइंट पे। और आज की इस वीडियो में हम समझने वाले हैं 12th क्लास हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है यात्रियों के नजरिए। सो दोस्तों, इस चैप्टर के ऊपर मैं आप लोगों को 2 वीडियो पहले ही प्रोवाइड करा चुका हूँ। ये वीडियो 3 है। सो आज की इस वीडियो में जो भी हम टॉपिक समझने वाले हैं वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, तो बहुत ही ध्यान से वीडियो को देखना है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि आज की इस वीडियो में हम कौन से टॉपिक समझने वाले हैं। देखिए, जहाँ पे हमने पिछली वीडियो में जो टॉपिक छोड़ा था उसके आगे का जो टॉपिक है, जिसमें हम बात करने वाले हैं कि अल-बिरूनी जब भारत आया था तो भारतीय इतिहास को समझने में उसको कौन कौन सी समस्याओं का सामना करना पड़ा था, पहले तो ये समझ लेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे अल-बिरूनी ने भारत में जो जाति व्यवस्था का वर्णन किया था वो किस प्रकार से किया था, कितनी जातियों का वर्ण व्यवस्था के बारे में जो बताया था, उन सारी चीज़ों को हम समझने वाले हैं। इसके अलावा उसके बाद हम इब्न बतूता की बात करेंगे। इब्न बतूता ने क्या किया था, नारियल और पान के बारे में बताया है। तो सबसे पहले हम नारियल और पान के बारे में जान लेंगे। इसके अलावा इब्न बतूता ने भारतीय शहरों की विशेषता भी बताई, विशेषकर दिल्ली के बारे में बहुत ही सुंदर वर्णन किया है, उसके बारे में भी समझेंगे हम। और आज की इस वीडियो का आखिरी जो टॉपिक रहेगा वो है एक अनूठी संचार प्रणाली, यानी कि भारत में जिस संचार प्रणाली को इब्न बतूता के समय में फॉलो किया जाता था, जिसको अपनाया गया था, उसको भी हम समझने वाले हैं, किस तरीके से तेज गति से सूचनाओं का आदान प्रदान इस संचार प्रणाली के माध्यम से होता था। सो दोस्तों, वीडियो को एंड तक देखना है और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर ले। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जब अल-बिरूनी भारत आया था तो भारतीय इतिहास को समझने में उसको कौन कौन सी समस्याओं का सामना करना पड़ा था। तो इसमें सबसे पहले अगर हम बाधा की बात करें तो वो भाषा थी। देखिए, अल-बिरूनी जो है, आपको पता है, अरबी भाषा का ज्ञाता था, लेकिन भारत में उस समय संस्कृत भाषा प्रचलित थी और ज़्यादातर जो हमारे पुराने समय के ग्रंथ थे वो कौन सी भाषा में लिखे हुए थे, संस्कृत भाषा में। तो इस कारण उसको अनुवाद करने में, यानी कि जो भारतीय जो ग्रंथ है उसका संस्कृत से अरबी भाषा में अनुवाद करने में बहुत ज़्यादा समस्या आती थी। इसके अलावा दूसरी समस्या जो थी वो है धार्मिक और सामाजिक प्रथाओं में बहुत ज़्यादा भिन्नता थी भारत में। आपको पता है कि भाई भारत में अलग अलग धर्म के लोग हैं, अलग अलग जाति के लोग उस समय थे, उनको समझना, उनके बारे में जानकारी एकत्रित करना, ये भी बहुत ज़्यादा कठिन काम था उसके लिए। तीसरा जो बाधा था उसके लिए भारतीय इतिहास को समझने में, वो है अभिमान। यानी कि भारत के लोगों में क्या था, अभिमान था, थोड़े घमंडी टाइप के थे। कुछ भी भारत के बारे में वो जानना चाहता था, लोगों से पूछता था, तो बहुत सारे लोग मना कर देते थे या जानकारी देने से इनकार कर दिया करते थे। तो तीसरी समस्या तो भाई अभिमान हो गया, ठीक है। लेकिन फिर भी उसने क्या किया, भारतीय इतिहास को समझने के लिए उसने ज़्यादातर हमारे देश के जो पुराने ग्रंथ हैं, यानी कि ब्राह्मणों द्वारा रचे जो भी ग्रंथ हैं, उसका इस एक तरीके से इस्तेमाल किया। और इसमें सबसे ज़्यादा अगर हम महत्वपूर्ण स्रोत की बात करें तो वेद हो गए, पुराण हो गए, श्रीमद् भगवद गीता की हम बात कर सकते हैं। यहाँ पे पतंजलि की कृति है ना, मनुस्मृति है। ये सारे ऐसे स्रोत हैं जिसका इस्तेमाल अल-बिरूनी ने भारतीय इतिहास के बारे में जानने के लिए किया था, और इन सभी ग्रंथों के माध्यम से भारतीय इतिहास के बारे में अपनी समझ को बढ़ाया उसने। उसके बाद हम बात करते हैं अल-बिरूनी ने जाति व्यवस्था के बारे में क्या जानकारी दी है। तो देखिए, अल-बिरूनी जो है वो जाति व्यवस्था के बारे में बताता है कि प्राचीन फारस के पहले 4 सामाजिक वर्ग के बारे में बताता है कि भाई प्राचीन फारस में ना 4 प्रकार के सामाजिक वर्ग थे। अब ये 4 प्रकार के सामाजिक वर्ग को बता के क्या दर्शाना चाहता है, वो दर्शाना चाहता है कि ये जो वर्ण व्यवस्था है या फिर समाज को बांटने की जो ये प्रक्रिया है वो सिर्फ भारत में प्रचलित नहीं थी, बल्कि दुनिया के और दूसरे देशों में भी ये सारी चीज़ें थी। तो प्राचीन फारस के 4 सामाजिक वर्गों के बारे में बताता है। पहले वर्ग में घुड़सवार और शासक वर्ग आते थे। दूसरे वर्ग में आपका भिक्षु, अनुष्ठानिक पुरोहित और चिकित्सक को हम शामिल कर सकते हैं, ठीक है। तीसरे वर्ग की हम बात करें तो खगोल शास्त्री हो गए, वैज्ञानिक हो गए, या फिर चिकित्सक को भी हम तीसरे वर्ग में शामिल कर सकते हैं। ये तीसरा वर्ग हो गया। चौथा वर्ग था कृषक और शिल्पकारों का। तो ये 4 सामाजिक वर्ग कहाँ के थे, प्राचीन फारस के, है ना। प्राचीन फारस के 4 सामाजिक वर्गों का वर्णन इसने किया था। अब ये दर्शाना चाहता था कि ये जो 4 वर्ग के आधार पर समाज को बांटने की जो प्रक्रिया थी वो सिर्फ भारत में प्रचलित नहीं थी, बल्कि दुनिया के दूसरे देशों में भी इसको माना जाता था। अब इस्लाम धर्म के बारे में बताता है कि भाई इस्लाम धर्म में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं था, सभी लोग इस्लाम धर्म में क्या थे, उसमें सब बराबर थे। जाति के आधार पर भेदभाव इस्लाम धर्म में ऐसा कुछ व्यवस्था नहीं थी। लेकिन उसने भारत के 4 वर्णों के बारे में भी बताया है कि भाई भारत के जो 4 वर्ण है उसके उत्पत्ति के बारे में उसने बताया कि हिंदू जो धर्म ग्रंथ है, हिंदू ग्रंथों में बताया गया है कि जो ब्रह्मा देव है उनके सर से, उनके मस्तिष्क से, है ना, ऊपर वाले कंधे के ऊपर वाले भाग से ब्राह्मण जो है उनकी उत्पत्ति हुई है। अगर क्षत्रिय वर्ग की हम बात करें तो क्षत्रियों की जो उत्पत्ति है वो ब्रह्मा देव के कंधे से हुई है। और इसके अलावा हम बात करें वैश्य की, तो वैश्य कहाँ से उत्पन्न हुए, ब्रह्मा जी के जांग से। और आखिर में हम चौथे वर्ग की बात करें, शूद्र है, आपको पता है, तो इनकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है, पैरों से हुई है, यानी कि तलवे से हुई है। तो इस तरीके से 4 सामाजिक वर्गों के बारे में बताता है, और वो बताता है कि जो शूद्र है उनकी स्थिति सबसे ज़्यादा निम्न किस्म की थी।
लेकिन आपको पता है कि भारत में जाति के अंदर अपवित्रता की मान्यता प्रचलित है, मतलब कि भेदभाव बहुत ज़्यादा होता था भारत में जाति के आधार पे, वर्ण के आधार पे। तो अल-बिरूनी ने जाति के अंदर जो अपवित्रता की मान्यता है ना, उसको प्रकृति के नियम के खिलाफ बताया उसने। मतलब ये प्रकृति के नियम के विरुद्ध है कि हम एक जाति को बिल्कुल ही हीन समझ ले, उनको गांव से बाहर हम अलग ही उनकी बस्तियां बसा दे। तो ये सारी चीज़ें वो गलत मानता है। वो मानता है कि अगर इस दुनिया में कोई भी चीज़ अपवित्र हो जाता है, अल-बिरूनी का कहना क्या था कि अगर इस दुनिया में कोई भी चीज़ अपवित्र हो जाएगा ना, तो दोबारा से अपनी पवित्रता की स्थिति को पाने की कोशिश करता है और उसमें वो सफल भी होता है। एग्जाम्पल देता है, वो कहता है कि जैसे कि हम समुद्र की बात करें, तो अगर समुद्र का पानी गंदा हो जाएगा तो नमक उसको क्या कर देता है, बिल्कुल स्वस्थ कर देता है, साफ कर देता है ना, बिल्कुल साफ चमाचम पानी हो जाता है। इसी तरीके से अगर हम वायु की बात करें, अगर वायु दूषित हो जाए, हवा दूषित हो जाए, तो उसको स्वस्थ करने का काम कौन करता है, सूर्य। या सूर्य की रोशनी क्या करती है, उसको बिल्कुल शुद्ध कर देती है। तो इस तरीके से प्रकृति हर एक चीज़ को शुद्ध कर देती है। तो जाहिर सी बात है कि जाति के अंदर जो अपवित्रता की मान्यता है, यानी कि जाति के अंदर जो ये भेदभाव की मान्यता है, वो भी क्या है, कहीं ना कहीं प्रकृति के नियम के विरुद्ध है। अगर कोई व्यक्ति दूषित है तो जाहिर सी बात है कि वो भी पवित्र हो सकता है। लेकिन आपको पता है कि भाई हिंदू धर्म में क्या था कि अगर जो व्यक्ति शूद्र में जन्म ले लिया है तो हमेशा जीवन भर क्या रहेगा, वो अपवित्र ही रहेगा, कभी पवित्र नहीं हो सकता है, अपवित्र जीवन भर रहेगा वो, है ना। तो ये सारी चीज़ों को प्रकृति के नियम के खिलाफ बताता है। दोस्तों हम इब्न बतूता की बात कर लेते हैं। तो इब्न बतूता ने भारत में जब आया था तो नारियल और पान के बारे में सबसे पहले बताया है, ठीक है। तो नारियल के बारे में बताता है कि भाई जो नारियल का जो वृक्ष है वो सबसे अनोखा वृक्ष है, और ये बिल्कुल मतलब जो है वो खजूर के वृक्ष जैसा है। और जैसे कि आप चित्र में खजूर के वृक्ष को आप देख पा रहे होंगे, बहुत सारे बच्चे को पता नहीं होगा जो गाँव में नहीं रहते हैं, तो उनको खजूर के वृक्ष के बारे में पता नहीं होगा। हूबहू ऐसा ही नारियल का वृक्ष भी होता है, नारियल का वृक्ष का भी चित्र आपको दिख रहा होगा। अब ये तो हो गया, लेकिन एक से क्या होता है भाई, खजूर के वृक्ष से तो हमें खजूर प्राप्त होता है, और नारियल का जो वृक्ष है उससे हमें नारियल प्राप्त होता है, ये बात आपको पता है। अब वो बताता है कि भाई जो नारियल का जो फल है ना, वो बिल्कुल मानव के सर के आकार का है, मानव के सिर जैसा है, मस्तिष्क जैसा है, जिसमें 2 आंखें हैं, एक नाक मुंह जैसे, मतलब एक मुंह जैसे संरचना भी आपको उसमें नजर आ जाएगा। इसके अलावा जो नारियल का प्रयोग जो है वो मतलब उसकी जो रेशा है उसका प्रयोग एक तरीके से रस्सी वगैरह बनाने के लिए भी यहाँ के लोग करते हैं, और इसका प्रयोग वो जहाज़ों को सीलने के लिए भी करते हैं। मतलब जो रेशा है, यानी कि जो रस्सी वगैरह है या जो नारियल का जो रेशा होता है ना, उसका इस्तेमाल क्या करते हैं, रस्सी बनाने के लिए तो करते ही करते हैं, इसके अलावा जहाज़ों को सीलने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब हम पान की बात कर लेते हैं। तो पान के वृक्ष के बारे में उनका कहना क्या था, पान के वृक्ष की जो लताएँ हैं ना, वो बिल्कुल अंगूर की लताओं जैसा है। मतलब अंगूर का जो वृक्ष है उसकी जो लताएँ है ना, वो बिल्कुल पान की लताओं जैसी होती है। तो उसके बारे में अंगूर से तुलना करते हैं, और वो कहते हैं कि भाई एक तरफ जैसे अंगूर को तो फल के रूप में खाया जाता है, उस अंगूर का फल होता है, लेकिन पान को सिर्फ उसके पत्तों के लिए ही उगाया जाता है, और उसमें सुपारी लगा के, है ना, और भी बहुत सारी चीज़ों को उसमें मिलाकर और उसको चबा चबा कर खाया जाता है, उसकी पत्तियों को खाया जाता है, ठीक है। तो ये बात किसके बारे में कही, पान के बारे में। दोस्तों अब हम बात करते हैं इब्न बतूता ने भारतीय शहरों के बारे में क्या बताया है। तो देखिए भारतीय शहरों के बारे में इब्न बतूता बताता है कि भारत के जो शहर है वो उन लोगों के लिए अवसरों से भरे हुए हैं ना, जिनके पास इच्छा है, किसी काम को करने की इच्छा है, साधन है और कौशल है, कौशल यानी कि स्किल है, ठीक है। तो उनके लिए क्या है, अवसरों से भरा हुआ है। भारत के शहर घनी आबादी वाले हैं, ठीक है, समृद्ध है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि युद्ध के कारण ये नष्ट भी हो जाते हैं। इब्न बतूता बताता है कि भाई शहर ज़्यादातर भीड़ भाड़ वाले हैं, है ना, सड़कें हैं वो चमक दमक वाली है, रंगीन बाजार है जो कि मतलब अनेक प्रकार की वस्तुओं से भरे हुए हैं, है ना। बाजार के बारे में बता रहे हैं कि बाजार में बहुत सारी वस्तुएं हैं, वस्तुओं से भरा हुआ है बाजार। इब्न बतूता दिल्ली के बारे में बताता है कि दिल्ली भारत का बहुत बड़ा शहर है, विशाल आबादी वाला शहर है ना, भारत का सबसे बड़ा शहर बताता है। और महाराष्ट्र के हम दौलताबाद की बात करें तो वो भी कम नहीं है, वो भी हर मामले में क्या करता है, दिल्ली को टक्कर देता है, चुनौती देता है। ये बात किसने बताई, इब्न बतूता ने। इब्न बतूता बताता है कि भाई बाजार केवल आर्थिक विनिमय का साधन मतलब स्थान नहीं है, वहाँ पे सिर्फ वस्तुओं का लेन देन नहीं होता है, बल्कि सामाजिक और आर्थिक गतिविधि का केंद्र भी है, धार्मिक गतिविधि का केंद्र भी है। क्योंकि बाजार में ज़्यादातर आप देखेंगे कि एक मस्जिद भी बनाया जाता था, एक मंदिर भी होता था, ठीक है। इसके अलावा संगीतकारों के लिए, नर्तकों को, जो नर्तक हैं यानी कि जो एक तरीके से डांस वगैरह करते हैं, नृत्य करते हैं, उनके लिए, गायकों के लिए क्या है, एक अलग से जगह बनाया गया है, एक स्टेज बनाया गया है, वहाँ पे अपना प्रदर्शन कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें बाजार में होता है। इसके अलावा भारत के शहर इतने ज़्यादा विकसित क्यों हैं उसके बारे में भी इब्न बतूता ने बताया है। वैसे ज़्यादा इंटरेस्ट तो नहीं लेता था कि वो भारतीय शहर इतने ज़्यादा विकसित है उसके बारे में जानना चाहे, लेकिन फिर भी उसने क्या किया, भारतीय शहरों के इतने ज़्यादा विकसित होने के पीछे एक मेन कारण बताया है, वो है भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था। और ग्रामीण अर्थव्यवस्था किस पर आधारित थी, कृषि पर। और गाँव मतलब ग्रामीण कृषि जो थी भारत की उस समय बहुत ही ज़्यादा उपजाऊ थी,
है ना, बहुत मतलब अच्छी फसल होती थी, एक साल में मतलब 2 फसलें वहाँ पे उगाई जा सकती थी। इसके अलावा भारत उस समय क्या था, एशियाई व्यापार तंत्र से भी जुड़ा हुआ था, मतलब एशिया के साथ भारत का व्यापार होता था। विशेषकर अगर हम बात करें तो मध्य और दक्षिणी पूर्वी एशिया में भारत का व्यापार उस समय फैल चुका था और वहाँ पे हमारे भारतीय वस्तुओं की डिमांड बहुत ज़्यादा थी। जैसे कि यहाँ पे हम बात करें सूती कपड़े की, है ना, महीन मलमल की अगर हम बात करें, रेशम की बात करें, जड़ी बूटियों की बात करें, तो इन सब की डिमांड भारत के बाहर बहुत ज़्यादा थी और इन सबको बेचकर भारत के जो व्यापारी थे, है ना, वो सब काफ़ी ज़्यादा मुनाफा कमा लिया करते थे। तो इस कारण ही भारत के शहर बहुत ज़्यादा विकसित हो गए थे। तो ये सारी चीज़ें इब्न बतूता ने भारतीय शहरों के बारे में बताया है। वैसे अब हम बात करते हैं इब्न बतूता ने भारतीय संचार व्यवस्था के बारे में क्या बताया है। तो संचार व्यवस्था या संचार प्रणाली आप समझते हैं जिसके माध्यम से सूचनाओं को एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचाया जाता होगा। तो जो व्यापारी थे, व्यापारियों को प्रोत्साहित करने के लिए एक कुशल संचार व्यवस्था को अपनाया गया था, एक अच्छी संचार व्यवस्था को उस समय अपनाई गई थी, जिसमें से मतलब ये कहा जाता है कि जो इब्न बतूता था वो इसके कार्यकुशलता को देखकर काफ़ी ज़्यादा चकित रह गया था। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा आश्चर्यचकित हुआ वो। और इसमें उसने बोला था कि भाई उस समय 2 प्रकार की संचार व्यवस्था थी और इन दोनों को ही अपनाया गया था, जिसके माध्यम से अगर ऐसा कहा जाता है कि अगर हमें सिंध से दिल्ली तक के सफ़र को तय करना है तो पैदल अगर तय करेंगे तो 50 दिन लगेगा, लेकिन इन दोनों ही संचार प्रणाली के माध्यम से महज 5 दिन में क्या होता था, सूचनाओं को पहुँचा दिया जाता था। तो इसमें एक तो भाई अश्वडाक व्यवस्था है जिसमें घोड़ों के माध्यम से सूचनाओं को भेजा जाता था, इसको उलुक भी कहा जाता है। ठीक है, इसमें क्या है कि मान लो कि दिल्ली से अगर हमें सिंध तक कोई सूचना भेजना है तो दिल्ली और हर 4 मील की दूरी पे क्या किया जाएगा, एक सेंटर स्थापित किया जाएगा और हर सेंटर पे क्या होगा, एक घुड़सवार तैनात रहेगा। मान लो दिल्ली से एक घुड़सवार भागना स्टार्ट करेगा सूचना लेकर, फरमान लेकर, तो वो क्या करेगा, अगले 4 मील की दूरी पे जो अगला सेंटर बना है ना, तो वहाँ पहुँचने से पहले क्या करेगा, घंटी बजाएगा, ताकि आगे वाले जो सेंटर पे जो घुड़सवार तैनात है उसको पता लग जाए कि हाँ भाई पीछे से कोई खबर लेकर आ रहा है, तो ताकि वो तैयार रहे और फिर वो आगे भागना स्टार्ट करेगा। ठीक है, तो यही प्रक्रिया अपनाई जाएगी और आखिरकार जो एंड जो एक तरीके से जगह है वहाँ तक सूचना को पहुँचा दिया जाएगा। तो ये तो उल्लुक की बात हो गई। दूसरी जो है पैदल डाक व्यवस्था है, पैदल संचार प्रणाली की हम बात करें तो इसको दावा कहा जाता था। और इसमें क्या था कि एक मतलब एक तरीके से 3 मील की दूरी पर क्या होता था, एक केंद्र बनाया जाता था, एक सेंटर बनाया जाता था और इसमें पैदल व्यक्ति ही क्या करता था, सूचना को लेकर भागता था। पैदल व्यक्ति है, सूचना को ले रखा है, भाग रहा है और हर 3 मील पे क्या है, एक नया सूचना मतलब पहुंचाने वाला व्यक्ति तैनात रहेगा। तो अगले केंद्र पे पहुंचने से पहले वो भी क्या करेगा, घंटी बजाएगा, ताकि उस बंदे को पता लग जाए कि हाँ भाई पीछे से कोई क्या लेकर आ रहा है, खबर लेकर आ रहा है, ताकि वो तैयार रहे और फिर वो भी बंदा वहाँ से सूचना लेगा और आगे भागना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, तो इसको हम कौन सी व्यवस्था बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं दावा। ठीक है, ये दावा हो गया जिसको हम पैदल संचार व्यवस्था भी बोलते हैं। तो ये 2 तरीके की संचार व्यवस्था को उसमें अपनाया गया था जिसके माध्यम से सूचनाओं को तेज़ गति से एक जगह से दूसरी जगह पे भेजा जाता था। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को आज की इस वीडियो में जो भी टॉपिक समझाया है समझ में आ गया होगा। बाकी मिलते फिर आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।